25 मार्च खानगांव में बहुजन क्रांति मोर्चा का आयोजन किया गया और इस बहुजन क्रांति मोर्चा के अंतर्गत बहुत सारे मुद्दे हैं जिस मुद्दों पर अलग अलग संगठनों के माध्यम से सभी लोगों को इकट्ठा करके ये बहुजन क्रांति मोर्चा बनाया गया है और इस मोर्चे के अंतर्गत पिछले साल 24 अक्टूबर को सबसे पहले बहुजन क्रांति मोर्चा का कार्यक्रम नगर जिले में आयोजित किया गया था। वहां से शुरू होकर सारे महाराष्ट्र में 36 जिलों में बहुजन क्रांति मोर्चा के कार्यक्रम आयोजित किए गए थे और 21 जनवरी को बॉम्बे में इस कार्यक्रम का समापन किया गया था जो जिला स्तर पर आयोजित किए गए थे। अभी 25 तारीख से 25 मार्च से दूसरे चरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। पहले चरण का कार्यक्रम जिला स्तर पर सारे जिले के महाराष्ट्र के जितने जिले हैं सभी जिलों में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उसका समापन होने के बाद दूसरे चरण का कार्यक्रम 25 तारीख से 25 मार्च से शुरू हो रहा है और ये जो 25 मार्च से शुरू हो रहा है ये सारे महाराष्ट्र में 366 तहसीलों में इसका आयोजन 366 तहसीलों में जिससे पहले 36 जिलों में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था उसी तरह से अब महाराष्ट्र के 366 जगहों पर इन कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है और दूसरे चरणों का ये जो कार्यक्रम है 4 हिस्सों में वितरित करके यह कार्यक्रम 15 जून तक नॉन स्टॉप चलेगा। मार्च से लेकर मार्च, अप्रैल, मई और जून 15 जून तक लगातार नॉन स्टॉप चलेगा और सारे महाराष्ट्र की 366 सेंटर पर ये कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिले स्तर के बड़े कार्यक्रम होने के बाद तहसील स्तर के इस तरह के बहुजन क्रांति मोर्चे के कार्यक्रम आयोजित करने के पीछे मकसद ये है कि जब हम लोगों ने जिले स्तर के कार्यक्रम आयोजित किए थे तो उस समय कार्यकर्ताओं की एक कंप्लेंट थी कि हम लोगों को कम समय मिल रहा है, इस वजह से जिले के अंतर्गत जितने गांव हैं हर गांव में हम जनसंपर्क नहीं कर पा रहे हैं, हर गांव में हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों ने प्लान बनाया कि अब तहसील के लेवल पर ये कार्यक्रम अगर हम करते हैं तो तहसील के अधिक 100-125 गांव होते तो तहसील के लोगों को 100-125 गांव 1000-1500 गांवों के
मुकाबले 100-125 गांवों में जनसंपर्क करना ज्यादा मुश्किल काम नहीं होता है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए कि तहसील में जो कार्यक्रम होंगे वो हर गांव में मीटिंग करके जनसंपर्क करके लोगों को जागृत किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि महाराष्ट्र में 44,000 गांव हैं टोटल, तो महाराष्ट्र के सारे 44,000 गांवों में जनसंपर्क करने के लिए ये अभियान शुरू किया गया है और इसके अंतर्गत ये 366 सेंटर पर ये कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और 25 तारीख से ये कार्यक्रम सारे महाराष्ट्र में शुरू है और एक साथ कई तहसीलों में एक साथ शुरू कर दिए गए। साथ में 25 तारीख को सारे देश भर में ईवीएम में जो अभी 4-5 राज्यों में जो चुनाव हुआ उस ईवीएम मशीन में घोटाला हुआ, इसके बारे में देश भर में बहुत हंगामा हो रहा है। उसके बारे में भी हम लोगों ने सारे देश भर में 25 तारीख को धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया है। वो कार्यक्रम भी 5 चरणों में है। पहले चरण में धरना प्रदर्शन होगा, दूसरे चरणों में प्रदर्शन रैलियां होगी, तीसरे चरणों में नेशनल हाईवे पर प्रदर्शन होगा, चौथे चरणों में देश के 1000 जो रेल रूट है उस रेल रूट पर प्रदर्शन होगा और 5वें चरण में जेल भरो आंदोलन चलाया जाएगा सारे देश भर में ईवीएम मशीन के विरोध। ये ईवीएम मशीन हटाओ, डायरेक्ट पेपर लाओ और लोकतंत्र बचाओ, इसके लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। तो ये जो बहुजन क्रांति मोर्चा का तहसीलों में जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसमें बहुत सारे मुद्दे हैं। आपके पर्चे में लगभग 10-15 या 20 के लगभग ये काफी मुद्दे हैं, चाहे हो सकता है कि 40 मुद्दे हो, मगर इन मुद्दों में ईवीएम मशीन का भी एक मुद्दा यहाँ डाला गया है। बहुत सारे मुद्दों, मैं सभी मुद्दों पर तो बात नहीं कर सकता, मगर 2-3 महत्वपूर्ण मुद्दों पर जरूर बात करना चाहूँगा। इसमें पहली बात ये है कि एट्रोसिटीज के संबंध में हमने जिला स्तर पर जब कार्यक्रम लगाए थे तो उस संबंध में हम लोगों ने इस बात का आग्रह किया था कि एट्रोसिटीज की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है और एट्रोसिटीज को रोकने के लिए, गाँव में रोकने के लिए निश्चित रूप से पहल करनी चाहिए, कदम उठानी चाहिए, मगर सरकार ने इस दिशा में कुछ भी नहीं किया इतने बड़े बड़े मोर्चे निकालने के बाद। मराठा क्रांति मोर्चा के लोगों ने भी बहुत सारे मोर्चे निकाले, वो भी बहुत बड़े बड़े थे। बहुजन क्रांति मोर्चा के लोगों ने भी बहुत बड़े बड़े मोर्चे निकाले। इतने सारे बड़े बड़े मोर्चे निकालने के बाद भी जब सरकार इस बात की नोंद नहीं लेती है तो इसका एक खास अर्थ होता है। उस अर्थ को थोड़ा समझना जरूरी है। सरकार, फडणवीस सरकार ऐसा सोचती है कि तुम बहुजनों के मोर्चे निकालो, मराठा लोगों ने मराठा लोगों के मोर्चे निकाले, तुम बड़े बड़े मोर्चे निकालो, तुम्हारे मोर्चे से हम पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हम ईवीएम मशीन में घोटाला करके चुनाव जीतने वाले हैं। तो तुम्हारे बड़े बड़े मोर्चे से हमको क्या फर्क पड़ने वाला है? तो क्या कितने भी बड़े मोर्चे निकालो, क्योंकि ब्राह्मणों की संख्या महाराष्ट्र में 1.5% और 1.5% ब्राह्मण गांव में अगर ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना चाहे तो सरपंच को छोड़ो, ब्राह्मण पंच भी चुनकर नहीं आ सकता। जब वो पंच भी चुनकर नहीं आ सकता तो सरपंच कहां से बनेगा?
मगर जो आदमी पंच चुनकर नहीं आ सकता उसके कब्जे में ईवीएम मशीन, और जिनके कब्जे में ईवीएम मशीन है वो ऐसा सोचते हैं कि ईवीएम मशीन में घोटाला करके हम चुनाव जीत सकते हैं, और घोटाला करके चुनाव जीत सकते हैं। ऐसा महाराष्ट्र में अभी जो कुछ दिन पहले जो महानगर पालिका के चुनाव हुए, उस चुनाव में उन्होंने घोटाला करके चुनाव जीता। आप लोग सुनकर हैरान हो जाओगे कि ईवीएम मशीन में जो चुनाव लड़ने वाला कैंडिडेट है वो जिस बूथ पर वोट डाल रहा है उस बूथ पर उसको 0 वोट मिला। यानी वोटर लोगों के वोट ही गायब नहीं हो रहे हैं, कैंडिडेट के भी वोट गायब। जो कैंडिडेट है वो कह रहा है भाई मेरा भी वोट गायब किया, मेरे बीवी का भी वोट गायब किया। हो सकता है मेरे बीवी ने मुझे वोट ना दिया हो, मैं मानता। कभी जिंदगी में मैंने बीवी को झापड़ झुपड़ मारा होगा तो मेरे बीवी ने सोचा होगा कि अच्छा मौका है मियाँ को सबक सिखाने का, तो इसलिए मियाँ को सबक सिखाने के लिए वो कहता है मेरी बीवी ने मुझे वोट नहीं दिया। हो सकता है मैं मानने के लिए राजी हूँ, मगर मैं इतना गधा नहीं हूँ कि अपने आप को वोट मत दूं। अरे मेरा वोट तो निकाला होता, मेरा वोट भी गायब कर दिया। तो जहां पर कई कई जगह ऐसा हुआ 2300 वोट है 2700 निकले। अरे तो 400 कहां से ज्यादा निकले भाई, ये कहां से आ गए? कई जगह ऐसे हुआ। 2004 और 2009 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो लोकसभा के चुनाव में घोटाला हुआ और घोटाले से चुनाव जीता गया, ऐसा कहकर जीवीएल नरसिंहराव आंध्र प्रदेश का और डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जो अभी दोनों के दोनों बीजेपी के नेता है, इन लोगों ने जो ईवीएम मशीन है उसके विरोध में दिल्ली हाई कोर्ट में केस दायर किया। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी बात को इनकार किया। अब इनकार करने के बाद, रिजेक्ट करने के बाद डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी और जीवीएल नरसिंहराव सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को कहा कि डॉक्टर साहब ये बताइए ये ईवीएम मशीन हम रखना चाहते हैं, इस मशीन में जो कमियां हैं, खामियां हैं, कमजोरियां है, इसे दूर करने का कोई उपाय, कोई सुझाव आपके पास है? डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, वो अभी राज्यसभा में मेंबर पार्लियामेंट है, उसने कहा कि मेरे पास सुझाव है, ईवीएम मशीन में खामियां है, कमजोरियां है, उसको दूर करने का मेरे पास सुझाव है। जज ने पूछा क्या सुझाव है? सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि जैसे एटीएम मशीन से मैं पैसे निकालता हूं, मेरे अकाउंट में मान लो 1 लाख रुपया है और एटीएम मशीन से मैंने 5000 रुपया निकाला, तो एटीएम मशीन से एक रसीद निकलती है, एक प्रिंटेड रसीद आती है और रसीद में लिखा होता है
ये 5,000 आपने निकाला है, आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया था, 5,000 माइनस करके अब आपके अकाउंट में 95,000 बचा हुआ है। ऐसी रसीद एटीएम से बाहर निकलती है, मेरी तसल्ली होती है, विश्वास होता है क्या है पता, और मैं 5,000 रुपया लेकर और रसीद लेकर घर में चला है। जो यही बात मैं कहना चाहता हूं, सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि ये जो ईवीएम की मशीन है, जब मतदाता बटन दबाने के लिए जाता है वो बटन दबाता है, बटन दबाने के बाद लाइट जलता है, लाइट जलने के बाद वो जो वोटर है उसको कुछ भी पता नहीं चलता कि मैंने पंजे पे बटन दबाया, मेरा निशान पंजे पे लगा या नहीं लगा, उसको दिखाई नहीं देता। तो वो इधर देखता है, इधर देखता है। चुनाव आयोग के कर्मचारी आते हैं और उसको कहते हैं बाबा हो गया, अच्छा हो गया, कैसे हो गया, नहीं हो गया, जा हो गया। बाबा को लगता है सारा चुनाव लगा दिया, क्योंकि बटन दबाया, केवल लाइट जला, वो उस पर स्टैंप लगा या नहीं लगा उसको दिखाई नहीं दिया। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा बटन दबाने के बाद मशीन से, जैसे बैंक के एटीएम मशीन से रसीद आती है, वैसी बटन दबाने के बाद, मतदाता के बटन दबाने के बाद मशीन से कागज बाहर आना चाहिए, रसीद बाहर आना चाहिए। और यदि उसने पंजे पर बटन दबाया, कमल के फूल पर बटन दबाया, घड़ियाल पर बटन दबाया, हाथी पर बटन दबाया, साइकिल पर बटन दबाया, जहां पर भी बटन दबाया वो निशान कागज पर छपकर बाहर आना चाहिए। उसके बाद वो छपा हुआ जो निशान है वो 7 सेकंड तक वो कागज बाहर रहना चाहिए। और किसी की आंखें कमजोर होती है तो वो निशान पर लाइट फेंका जाना चाहिए, ताकि वो जो स्टैंप है वो उठ जाना चाहिए, ताकि देखने वालों को आसानी से दिखाई दे कि हाँ बराबर है, मैंने जिस पर स्टैंप मारा है उसी पर ये निशान लग गया है, ऐसा उसको आंखों से दिखना चाहिए। और 7 सेकंड के बाद वो कागज का टुकड़ा कटकर बैलेट बॉक्स में डालना चाहिए ऑटोमेटिक। उसके बाद काउंटिंग होनी चाहिए ईवीएम मशीन की। यदि काउंटिंग कैंडिडेट को मंजूर नहीं है तो कैंडिडेट एक एप्लीकेशन करेगा और वो एप्लीकेशन करेगा कि मुझे ईवीएम मशीन की काउंटिंग मंजूर नहीं है। ये जो कागज का टुकड़ा कटकर बैलेट बॉक्स में गिर गया है वो कागज के टुकड़ों की गिनती होनी चाहिए, तो वो गिनती करनी चाहिए। वो गिनती करने से कैंडिडेट का यकीन विश्वास होगा। और ये सुझाव सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट को दिया और कहा ऐसा करने से ईवीएम मशीन में जो
गड़बड़ियां है, खामियां है, कमजोरियां है, वो खत्म हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने ईवीएम की गड़बड़ियों को दुरुस्त किया, इसके लिए धन्यवाद है। अच्छा काम किया, हमने आपका सुझाव स्वीकार कर लिया है। और 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया कि जो ईवीएम मशीन है, उस ईवीएम मशीन को पेपर ट्रेल नाम की मशीन, जिससे कागज बाहर आएगा, वो मशीन जोड़ी जाए। ये आदेश सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को दिया। देने के बाद 2014 को फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव हुआ, मगर इस चुनाव में चुनाव आयोग ने ईवीएम मशीन को पेपर ट्रेल मशीन नहीं लगाया और मशीन में घोटाले का सामान वैसे के वैसे ही रखा। घोटाला पकड़ने वाली मशीन सुप्रीम कोर्ट ने लगाने का आदेश दिया था, वो मशीन चुनाव आयोग ने नहीं लगाया और लोकसभा का चुनाव हुआ और घोटाले से नरेंद्र मोदी ने लोकसभा का चुनाव जीता।